नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट यूनिट नंबर 11, जिसका नाम है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसको हम शॉर्ट में रमसा कहते हैं। ये रमसा की फुल फॉर्म है। नाम से स्पष्ट है माध्यमिक शिक्षा। तो एक माध्यमिक शिक्षा के लिए चलाया गया एक अभियान है, जिसकी हम पूरी जानकारी आगे वीडियो में पढ़ेंगे। इसका जो लोगो है वो नीचे आपको दिख रहा है, थंबनेल में भी ये लोगो था। और मुख्य इस लोगो में है इसका जो ध्येय वाक्य है, इसका जो स्लोगन है वो पढ़े चलो बढ़े चलो। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ा था। उसका ध्येय वाक्य था सब पढ़ें सब बढ़ें। तो ये भी याद रखना है। कई बार पूछ ले, हम हल्के में लेकर के कोई देखते नहीं है, याद नहीं करते हैं। तो हमें कहीं से भी कुछ भी प्रश्न पूछा जाए, सभी तरह से हमें तैयार रहना है। तो आज की यूनिट है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसको हम कहते हैं रमसा। तो जिस तरह से 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों के लिए सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी, उसी तर्ज पर 14 से 18 आयु वर्ग के बालकों को शिक्षा से जोड़ने हेतु 2009 से रमसा की शुरुआत की गई। तो हमने कल देखा 2017, 2000, 2001 से सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी, और वो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए वो अभियान था। तो उसकी सफलता को देखकर केंद्र सरकार ने 14 से 18 आयु वर्ग के, ये 6 से 14 था सर्व शिक्षा अभियान, तो 14 से 18 आयु वर्ग के बालकों को भी शिक्षा से जोड़ने हेतु, क्योंकि 8वीं पास करके बालक विद्यालय छोड़कर के किसी अन्य कार्य में लग जाते थे, तो आगे की शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ही 2009 से रमसा यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। और इसका जो क्रियान्वयन है वो उसी साल यानी सत्र 2009-10 से चालू कर दिया गया। तो ये कुल मिलाकर के माध्यमिक शिक्षा के लिए चलाया गया अभियान था। प्रमुखतः इसका उद्देश्य, जो भी मैं ऊपर बात कर रहा था, 8वीं पास विद्यार्थियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा, सहभागिता व सफलता योग्य बनाने के लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा से जोड़ना था। यानी ऐसे की सफलता जब पूर्ण हुई तो उन्होंने देखा कि बच्चा 8वीं तक विद्यालय में ठहर रहा है, तो उसी की तर्ज पर उन्हें आगे की जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा है, कॉम्पिटिशन है, उसमें उसकी सहभागिता बनाने के लिए और उसे सफलता योग्य बनाने के लिए माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा से जोड़ने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया था। उसके आगे हम बात करते हैं 8वीं तक की पढ़ाई को अपर्याप्त समझकर विद्यार्थियों को व्यावसायिक ज्ञान तथा कौशलों को विकसित करने के अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो कुल मिलाकर के हमने इन 3 बिंदुओं में रमसा की शुरुआत क्यों की गई थी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। अच्छी तरह से तीनों में व्याख्या की गई है। अब हम देखते हैं इसके लक्ष्य और उद्देश्य। जैसे हमने सर्व शिक्षा अभियान के कुछ लक्ष्य और उद्देश्य थे, उसी तरह इसके भी कुछ उद्देश्य हैं। तो इसका जो पहला उद्देश्य है वो है सरकारी, अनुदानित व निजी विद्यालयों के सहयोग से माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना। यहाँ एक शब्द है सार्वभौमीकरण। तो इसका मतलब है माध्यमिक शिक्षा की उपलब्धता हर जगह करवाना। जहाँ जो शिक्षा से वंचित बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी कोने में किसी भी क्षेत्र में रहते हो, वहाँ उसको माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जा सके। इसे ही हम सार्वभौमीकरण कहते हैं। यानी किसी भी कार्य या किसी भी सुविधा योजना को हर जगह उपलब्ध करवाना ही सार्वभौमीकरण है। तो इसका जो लक्ष्य था वो भी यही था कि माध्यमिक शिक्षा को हर जगह उपलब्ध करवाया जा सके। अगला है माध्यमिक स्तर पर भौतिक सुविधाओं व मानवीय संसाधनों की पूर्ति सुनिश्चित करना। तो माध्यमिक स्तर पर भौतिक सुविधाओं का मतलब है विद्यालय भवन, फर्नीचर, खेल मैदान, पुस्तकालय आदि, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भौतिक संसाधनों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। और साथ ही साथ मानवीय संसाधन,
यानी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति करना, ये भी इसका उद्देश्य था कि किसी भी विद्यालय में मानवीय संसाधनों की जो कमी है उसको पूरा किया जाए। अगला इसका उद्देश्य था लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक भेदभाव को समाप्त कर शिक्षा से वंचित बालकों को शिक्षा से जोड़ना, यानी जो पूर्व में जो लिंग के आधार पर, सामाजिक आधार पर और आर्थिक आधार पर जो भेदभाव होता था शिक्षा में, उसको समाप्त करना भी इसका उद्देश्य था। और उसको समाप्त करके शिक्षा से वंचित बालकों को शिक्षा से जोड़ना, यानी माध्यमिक शिक्षा से जोड़ना रमसा का एक उद्देश्य था। और सबसे प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है कि प्रत्येक 5 किलोमीटर की दूरी पर माध्यमिक और 7 से 10 किलोमीटर की दूरी पर उच्च माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध करवाना। सर्व शिक्षा अभियान में हमने देखा कि 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय उसका उद्देश्य था। फिर 2 प्राथमिक विद्यालयों पे एक उच्च प्राथमिक विद्यालय, तो उसके आगे इसमें वृद्धि करते हुए जो रमसा है उसका उद्देश्य रखा गया कि प्रत्येक 5 किलोमीटर की दूरी पर एक माध्यमिक यानी 10वीं कक्षा तक का विद्यालय हो और 7 से 10 किलोमीटर की परिधि में उच्च माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध हो, ताकि बच्चों को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने में ज़्यादा दूर न जाना पड़े और वहीं पर अपने आसपास ही उनको विद्यालय उपलब्ध हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा वो शिक्षा से जुड़ सके। अगला जो इसका उद्देश्य रहा था वो था 2017 तक 100% नामांकन सुनिश्चित करना। जैसे हमने देखा कि 2001 से सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ और 2003 तक उसका उद्देश्य था कि प्राथमिक स्तर पर नामांकन 100% सुनिश्चित करना। उसी तरह से इसका उद्देश्य था कि 2017 तक नामांकित सुनिश्चित हो और 2020 तक 100% ठहराव सुनिश्चित हो। तो जैसे उसके कुछ उद्देश्य थे नामांकन और ठहराव संबंधी, वही उद्देश्य रमसा के हैं, लेकिन ये बाद में प्रारंभ हुआ, तो जो सत्र हैं वो अलग हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों को आप तुलनात्मक तरीके से भी पढ़ सकते हैं। अन्य जो इसके कार्य हैं वो ये हैं, वो थे उद्देश्य और लक्ष्य जिनको प्राप्त करना था। वर्तमान में क्या क्या कार्य कर रहा है वो हम देखते हैं। तो संसाधन विहीन विद्यालयों की पहचान, यानी ऐसे विद्यालय जहाँ संसाधनों की कमी है उनकी पहचान करना रमसा का कार्य है। और यूपीएस स्कूलों को माध्यमिक स्कूलों में क्रमोन्नत करना। जैसे हमने देखा कि कुछ मानदंड रखे गए कि 5 किलोमीटर की परिधि में माध्यमिक विद्यालय हो और 7 से 10 किलोमीटर की परिधि में उच्च माध्यमिक विद्यालय हो। यदि कोई यूपीएस यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय इन मानदंडों को पूरा कर रहा है और उस परिधि में कोई माध्यमिक विद्यालय नहीं है, तो उसको क्रमोन्नत करने का कार्य भी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कर रहा है। अगला इसका कार्य है एनसीएफ 2005 के परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रमों की पुनः समीक्षा। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समीक्षा 2005 एक योजना है जिसमें पाठ्यक्रम संबंधी जो दिशा निर्देश है, जो कमेटी है वो कार्य करती है। तो 2005 की ये जो एनसीएफ है उसके परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रमों की वर्तमान में पुनः समीक्षा करना कि इस पाठ्यक्रम में क्या कमी थी, छात्रों के हित के लिए कौन सा पाठ्यक्रम सही होगा, इनकी समीक्षा करना भी इसका प्रमुख कार्यों में से एक है। विद्यालयों की मरम्मत व रखरखाव, निर्देशन व परामर्श संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन और ओपन स्कूलों को बढ़ावा। वर्तमान में आप देख सकते हैं कि आप जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले जो विद्यार्थी हैं वो घर बैठे भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो इन स्कूलों को, जिनको हम ओपन स्कूल कहते हैं, दूरस्थ स्कूल कहते हैं, इनको जो खोलने को, जो बढ़ावा देने का जो कार्य है वो भी रमसा का ही है। तो ये प्रमुख इसके कार्य थे। अन्य परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो भी यहाँ देखते हैं। तो रमसा भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। तो मित्रों, ये फ्लैगशिप शब्द आपने बहुत जगह देखा होगा कि फ्लैगशिप का मतलब क्या होता है।
तो फ्लैगशिप वे योजनाएं हैं जो सरकार जिनको प्राथमिकता देती है, जिनको महत्वपूर्ण स्थान पर रखती है और उनके लिए जो वित्तीय स्वीकृति है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखती है, ताकि इसका लाभ जो देश की जनता उसको प्राप्त हो सके। तो ऐसी योजनाएं जो प्राथमिकता से जिनको लिया जाता है उनको फ्लैगशिप योजनाएं कहा जाता है। राजस्थान में भी इसकी शुरुआत मार्च 2009 यानी सत्र 2009-10 से हुई। तो जैसे ही ये केंद्र में शुरू हुआ तो राजस्थान में भी इसको उसी सत्र से लागू कर दिया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र राज्य वित्तीय भागीदारी 75-25 थी, जो वर्तमान में 50-50 है। जैसे हमने सर्व शिक्षा अभियान में भी जो वित्तीय साझेदारी थी वो अलग अलग योजनाओं में और वर्तमान में अलग थी, उसी तरह से जब इसको प्रारंभ किया गया 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जब ये शुरू हुई तो वित्तीय जो साझेदारी थी वो 75-25 यानी 75% केंद्र का, 25% राज्य का। लेकिन वर्तमान में ये जो साझेदारी है वो 50-50 है। 50% वित्तीय भार केंद्र उठाती है और 50% वित्तीय भार राज्य उठाता है। लेकिन उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं उनमें यह जो अनुपात है वो 90-10 का रखा गया है, यानी 90% जो वित्तीय भार वो केंद्र उठाता है और 10% पूर्वी जो राज्य, उत्तरी पूर्वी जिनको हम सप्तभगिनी के नाम से जानते हैं, जो 7 राज्य हैं उनमें ये अनुपात 9-10 का रखा गया है। तो 90% और 10% याद रखना है। और ये जो दक्षिणी और पश्चिमी और उत्तरी जो राज्य हैं उनमें ये 50-50 है। राज्य में नोडल एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद है। उसमें प्रारंभिक शिक्षा परिषद था, इसकी जो नोडल एजेंसी है वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर है। केंद्र में इसका जो प्रमुख है वो मानव संसाधन विकास मंत्री होता है और राज्य में इसका जो प्रमुख है वो मुख्यमंत्री होता है। राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्री उपाध्यक्ष होता है। तो राज्य स्तर पर अध्यक्ष की बात की जाए कि राज्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षा अभियान का अध्यक्ष कौन होता है, तो उसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। तो अच्छी तरह से आपको याद रखना है। और केंद्र पर इसका जो प्रमुख है वो है मानव संसाधन विकास मंत्री। आगे हम बात करते हैं रमसा द्वारा संचालित योजनाएं कि रमसा के अधीन वर्तमान में कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं। तो इनमें सबसे पहली है मॉडल स्कूल। 2007 में इन मॉडल स्कूलों की घोषणा हुई थी। ये इंग्लिश मीडियम विद्यालय होते हैं जो पिछड़े ब्लॉक्स में स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा इसकी घोषणा हुई थी और इनका जो प्रारंभ है, शुरुआत है, वो 2008 में की गई थी। इसको हम डिटेल से इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ, क्योंकि अलग से हमारी एक यूनिट है मॉडल स्कूल, वहाँ पर हम इसकी पूर्ण जानकारी, राजस्थान में कितने हैं, स्टाफ किस तरह से नियुक्त किया जाता है, क्या क्या सुविधाएं हैं, सारी चीज़ें उस यूनिट में हम अलग से देखेंगे। तो याद रखना है सिर्फ कि 2007 में इनकी घोषणा हुई थी और इनकी शुरुआत 2008 में की गई थी। अगली इसकी योजना है रमसा के अधीन आदर्श विद्यालय योजना। जैसे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत एक योजना थी उत्कृष्ट विद्यालय योजना, यहाँ उत्कृष्ट की जगह आदर्श। वो एक 8वीं तक के विद्यालय को हर पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर पर चुनाव करके उसको अनेक सुविधाओं से युक्त करके एक उत्कृष्ट विद्यालय यानी प्रेरणा स्वरूप उसको विकसित किया जाता था। उसी तरह से ग्राम पंचायत स्तर पर एक माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाता है। इसकी शुरुआत 2015-16 में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना। सेम है, वहाँ उत्कृष्ट था, यहाँ आदर्श है। उत्कृष्ट विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय को बनाया गया था और आदर्श विद्यालय माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय को बनाया गया है। आदर्श विद्यालय से संबंधित यहाँ 2 बिंदु हमें याद रखने हैं कि आदर्श विद्यालयों की यदि सूची देखनी है कि राजस्थान में कौन कौन से विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है, तो वो है www.rajshiksha.government.in पर। इस वेबसाइट पर जाकर के हम सभी विद्यालयों की सूची देख सकते हैं। यह आदर्श विद्यालय अन्य विद्यालयों के लिए मार्गदर्शी विद्यालय
वह संदर्भ केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। यानी ग्राम पंचायत स्तर पर नोडल का कार्य भी ये विद्यालय करते हैं और अन्य जो विद्यालय हैं उनको मार्गदर्शन देने का कार्य भी इसका है, इसलिए आदर्श स्वरूप में इसको विकसित किया जाता है। तो ये 2 बिंदु आदर्श विद्यालय से संबंधित हमने यहाँ देखे। अगली योजना है SIQE, जिसकी फुल फॉर्म है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। इसका संचालन भी रमसा के अधीन किया जा रहा है। हिंदी में इसका नाम है राज्य में गुणवत्ता शिक्षा पहल। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक उन्नयन हेतु इस योजना को चलाया जा रहा है। SIQ अलग से हमारा टॉपिक नहीं है, फिर भी एक महत्वपूर्ण होने के कारण हमने इसको इंटरनेट से इसके एक स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो के लास्ट में आपको समझाने की कोशिश की है। तो वहाँ इससे संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, कब शुरू हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, वो सब लास्ट में देखेंगे। आगे हम देखते हैं शाला दर्पण 2015-16 से क्रियान्वित है। विद्यालय की समस्त जानकारियों का एक पोर्टल है जिस पर छात्रों, अध्यापकों, विद्यालय सुख सुविधाओं संबंधी सारी जो जानकारी है वो अद्यतन की जाती है, अपडेट की जाती हैं। 2018 में शाला दर्शन जो प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर पर था और जो शाला दर्पण जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर पर था, दोनों को मिलाकर के एकीकृत शाला दर्पण कर दिया गया है। वर्तमान में ये एकीकृत शाला दर्पण के नाम से जाना जाता है, जिसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। अगला है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम संचार और सूचना तकनीकी कहते हैं। राजस्थान में भारत सरकार के सहयोग से सत्र 2008-9 में ये प्रारंभ हुई थी। आप पंचायत स्तर पर किसी भी उच्च माध्यमिक माध्यमिक विद्यालय में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर एक अलग से कक्ष होता है ICT। उसमें कंप्यूटर सेट रहता है जिसमें 8-10 कंप्यूटर रहते हैं, जिसका उद्देश्य है कि छात्रों को टेक्नोलॉजी से परिचित करवाना और कंप्यूटर का ज्ञान देना। इसकी हम बात करें तो दिसंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ लगभग इससे संबंधित सारे बिंदुओं को मैंने स्पष्ट भी किया है कि दिसंबर 2014 से राजस्थान में रमसा द्वारा ये संचालित ICT। इसके वर्तमान तक विभिन्न चरण हो चुके हैं। तो कौन कौन से चरण हैं और कितने विद्यालयों को ICT लैब प्रदान की गई है। तो प्रथम चरण की बात करें जिसको हम ICT फेज फर्स्ट कहते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी 2008-9 से और ये 2500 स्कूलों में ICT स्वीकृत की गई थी, 2500। द्वितीय चरण की बात करें फेज सेकंड, इसकी शुरुआत 2010 से 15 तक इसका उद्देश्य रखा गया था और इसमें 2000 स्कूलों में ICT प्रदान की गई थी। तृतीय चरण फेज थर्ड 2014 से 19, इसमें भी 2000 स्कूलों को रखा गया था। चतुर्थ चरण फेज फोर्थ 2015 से 20 तक 525 स्कूलों को इसमें चयनित किया गया था जहां पर कंप्यूटर उपलब्ध करवाने थे। पंचम चरण की बात करें फेज 5 2016 से 21 यानी वर्तमान तक 303 स्कूलों में। उसके बाद हम बात करें 17 से 22 तो 1172 ICT लैब स्थापित की जाएंगी। यानी और जो विद्यालय हैं जहां पर इसकी ज़रूरत महसूस हुई समग्र शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को, तो इन 1172 में वो 17 से 22 तक उपलब्ध करवाएंगे। इस तरह से अलग अलग चरणों में वंचित विद्यालयों को ICT लैब प्रदान की गई, जिससे बच्चों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण जो शिक्षा है कंप्यूटर शिक्षा वो भी प्रदान की जा सके पढ़ाई के साथ साथ। तो ये थे रमसा के अधीन संचालित कुछ कार्यक्रम जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं जो भी मैं बात कर रहा था SIQE की, तो ये एक पत्र है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा जारी। इसकी दिनांक की बात करें तो 1/5/2015। तो यहाँ सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। कार्यक्रम के संचालन हेतु कुछ दिशा निर्देश हैं कि किन कक्षाओं के लिए प्रारंभ हुआ था कि राज्य में संचालित
समन्वित राजकीय उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय। समन्वित का मतलब जो माध्यमिक भी है और उच्च माध्यमिक भी है, जिसमें ऐसे विद्यालय शामिल किए गए जहां कक्षा 1 से 10 एवं कक्षा 1 से 12 में कक्षा 1 से 5 तक विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर उन्नयन के उद्देश्य से स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन परियोजना प्रारंभ की गई। यानी ऐसे विद्यालय जहां हमने पीछे भी बात करी थी, जो माध्यमिक या उच्च माध्यमिक तो हैं, लेकिन वहां पर कक्षा 1 से 5 तक के बालक भी अध्ययन करते हैं समन्वित रूप से, तो उसके लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया था। परियोजना के कुछ उद्देश्य हैं कि राज्य के समन्वित जो विद्यालय हैं, जो हमने ऊपर भी देखा, इनके अधिगम स्तर में गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित करना, बाल केंद्रित शिक्षण विधा, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई जो हमने एसएसए के अधीन देखा था, समन्वित क्रियान्वित द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम स्तर एवं उपलब्धि को सुनिश्चित करना। तो मुख्य उद्देश्य है अधिगम स्तर को बढ़ाना, सुनिश्चित करना। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को ट्रांजिशन रेट में उच्चतम स्तर तक सुधार लाना। विद्यालय में कक्षा 1 से 5 में नामांकित सभी विद्यार्थियों का उनकी आयु व कक्षा के अनुरूप शैक्षिक स्तर सुनिश्चित करना। कई बार क्या होता है, उम्र ज़्यादा होती है और छोटी कक्षा में वो विद्यार्थी रहता है, तो इसका उद्देश्य है कि उम्र के आधार पर उसका शैक्षिक जो स्तर है कि इस उम्र में उसको कौन से क्लास की शिक्षा दी जानी चाहिए, ये सुनिश्चित करना भी SIQE का ही कार्य है। विद्यालयों में बाल केंद्रित शिक्षण विधा के क्रियान्वयन के लिए सभी बालकों का क्षमतावर्धन, उसकी जो क्षमता है कैपेसिटी, उसको बढ़ाना। विद्यालय प्राचार्य प्रभारी प्रारंभिक शिक्षा को अकादमिक सहयोगकर्ता के रूप में तैयार करना, यानी वहीं पर एक ऐसा प्रारूप तैयार किया जाए ताकि प्राचार्य उसको सहयोगात्मक कर्ता के रूप में उसको देखा जाए। जिला शैक्षिक योजना के निर्माण, संचालन और समीक्षा हेतु जिला स्तर पर अकादमिक समूहों को तैयार करना और क्षमता वर्धन करना। तो ये मुख्य इसके उद्देश्य थे। तो आपको यहाँ सिर्फ यही याद रखना है कि SIQ की शुरुआत कब की गई, 2015, और कौन से कक्षा समूह के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, तो वो कक्षा समूह है कक्षा 1 से 5। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फीडबैक अवश्य दें। यदि आपका इससे संबंधित यूनिट से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। कमेंट में आपको उसका संतुष्टिपूर्ण जवाब अवश्य दिया जाएगा। धन्यवाद।